हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्विक रिवीजन पॉइंट। माय नेम इज रक्षा श्रीवास्तव। फ्रेंड्स, आज हम सोशल स्टडीज़ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे जो कि फ्रेंड एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एडी एनो डोमिनी युग में सीई भी कहा जाता है और सीई का फुल फॉर्म क्या है? तो एडी को एनो डोमिनी युग को सीई भी कहा जाता है और सीई का फुल फॉर्म है ए है क्रिस्ट एरा, बी है क्रिश्चियन एरा, सी है कॉमन एरा एंड डी है करेंट एरा। तो एडी एनो डोमिनी को युग को सीई भी कहा जाता है और सीई का फुल फॉर्म जो है वो है कॉमन एरा। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं? तो अधिकांश आधुनिक भारतीय लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं? ए है संस्कृत, बी है ब्राह्मी, सी है यूनानी, डी है द्रविड़। तो अधिकांश आधुनिक ब्राह्मी लिपियां निम्नलिखित में से किस लिपि से विकसित हुई हैं? तो वो ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई हैं। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। मानव इतिहास में कौन सा काल युग सबसे लंबा है? ए है पूरा पाषाण युग, बी है महापाषाण युग, सी है मध्य पाषाण युग एंड डी है नवपाषाण युग। तो मानव इतिहास में जो कौन सा काल युग जो है सबसे लंबा है तो वो है पूरा पाषाण युग। पूरा पाषाण युग जो है वो मानव काल का सबसे लंबा युग है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे। अलेक्जेंडर कनिंघम कंसीडर एज द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी, और अलेक्जेंडर कनिंघम को इंडियन इकोलॉजी का फादर भी कहा जाता है, यानी भारतीय पुरातत्व का जनक माना जाता है। ओके, अलेक्जेंडर कनिंघम को। तो इसमें जो राइट आंसर होगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। मानव इतिहास में कौन सा युग जो है वो सबसे लंबा है? तो पूरा पाषाण युग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी की सबसे लंबी परत कौन सी है? तो ए है इसमें मेंटल है, बाहरी कोर, आंतरिक कोर, इनमें से कोई नहीं। तो पृथ्वी की सबसे पतली परत जो है वो है इनमें से कोई नहीं। पृथ्वी की जो सबसे पतली परत होती है वो कोर होती है। ओके, लेकिन इसमें ऑप्शन नहीं दिया है तो इसमें इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? ए है अरावली श्रृंखला, बी है विंध्य श्रृंखला, सी है पश्चिमी घाट, डी है दक्कन का पठार। तो कर्क रेखा निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र से गुजरती है? तो वो विंध्य श्रृंखला से गुजरती है। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? ए 1961 से 1966, बी 1951 से 1956, सी 1969 से 1974 एंड डी 1956 से 1961। तो भारत में दूसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि जो है वो 1956 से 1961 तक है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति कौन थे? तो ए है बसप्पा दासप्पा जत्ती, बी है फखरुद्दीन अली अहमद, सी है ज्ञानी जैल सिंह एंड डी है डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो भारत में वर्ष 1975 में तीसरी बार आपातकाल घोषित किए जाने के दौरान भारत के राष्ट्रपति जो थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 1853 में बम्बई से थाने के बीच पहला रेलवे ट्रैक किसके द्वारा जो है बनाया गया था? वो है ए है लॉर्ड डलहौजी और बी है लॉर्ड बेंटले, सी है लॉर्ड मैकाले, डी है सेंट जॉर्ज। तो 1853 में बम्बई से थाने के बीच पहला रेलवे ट्रैक जो है वो बनाया जो गया था वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा बनाया गया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु जल संधि 1960 के तहत शामिल नहीं है? तो ए है रावी नदी, बी है चिनाब नदी, सी है तीस्ता नदी एंड डी है ब्यास नदी। तो निम्नलिखित में से कौन सी नदी सिंधु जल संधि 1960 के तहत शामिल नहीं है? वो है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी जो है वो सिंधु जल संधि 1960 के तहत शामिल नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ताप्ती नदी के बारे में सही है? ताप्ती नदी के बारे में जो सही है, फर्स्ट है नदी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ से बहती है, तो ये गलत है। ताप्ती नदी जो है यह नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के मलुताई से निकलती है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ये ओनली सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सरोजनी नायडू 1925 में सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। तो सरोजनी नायडू 1925 में कांग्रेस सत्र में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन प्रारंभ हुआ था
तो ए है 1455 ईस्वी, बी है 1685 ईस्वी, सी है 1859 ईस्वी एंड डी है 1895 ईस्वी। तो पारिस्थितिकी का अध्ययन एवं चिंतन जो आरंभ हुआ था वो 1685 ईस्वी में आरंभ हुआ था। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। तो ए है टेंसले ने किया था, बी है पीटर हेगेट ने किया था, सी है E.G. रोस ने किया था एंड डी पी जिसबर्ड ने किया था। तो पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया था वो टेंसले ने किया था। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल है। तो वो है सागर तट, नदी का मुहाना, पठार एंड लैंगून। तो स्थलीय पारिस्थितिकी तंत्र में जो शामिल है वो है पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पारिस्थितिकी तंत्र का निम्नलिखित में से कौन सा घटक जैविक घटक में शामिल है। तो स्वपोषी, परपोषी और शाकाहारी, इनमें से सभी जो है शामिल है। राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मांसाहारी घटक है। तो ए है बकरी, हिरन, खरगोश, लोमड़ी। तो राइट आंसर डी हो जाएगा, लोमड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन शाकाहारी घटक है। तो ए है शेर, हिरन, सी है चीता, डी है मेढक। राइट आंसर बी हो जाएगा, हिरन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, मिल्यू शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो मिल्यू शब्द का प्रयोग है, ए है जैवमंडल के लिए, बी है स्थलमंडल, सी है पर्यावरण एंड डी है पारिस्थितिकी के लिए। तो मिल्यू शब्द का प्रयोग जो किया जाता है वो पर्यावरण के लिए किया जाता है। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टांसलेस एक जाने माने थे क्या थे। ए पारिस्थितिकीविद थे, भूविज्ञानी थे, जैव भूगोलवेत्ता थे, प्राणी वैज्ञानिक थे। तो टांसले जो थे वो एक पारिस्थितिकीविद थे। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो मनाया जाता है वो 5 जून को मनाया जाता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। आगे देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है। राजनीतिक संरक्षण, बी है मृदा संरक्षण, सी है जल संरक्षण एंड डी है वन संरक्षण। तो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु में राजनीतिक संरक्षण जो है वो सम्मिलित नहीं है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स, जून 1972 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था। तो ए है जेनेवा में हुआ था, बी है रियो डी जेनेरो में हुआ था, सी है स्टॉकहोम एंड डी है लंदन। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, स्टॉकहोम में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वायु का तत्व है क्या है। ए है जल, बी है वायु, सी है मृदा एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, इनमें से कोई नहीं है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हम चारों ओर जिन दशाओं से घिरे हुए हैं उनका योग क्या कहलाता है। ए है जैवमंडल, बी है आकाश, सी है पृथ्वी, डी है पर्यावरण। तो राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, पर्यावरण कहलाता है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित आखेटक खाद्य संग्राहक क्या था। तो ए है एक स्थान पर रहने से संसाधनों में कमी हो जाती है, बी है उन जानवरों का पीछा करना जिनका वे शिकार करते थे, सी है संसाधनों के लिए अनाखेटक खाद्य संग्रह समूह में संघर्ष करना एंड डी है जल संसाधनों की खोज। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा इसमें। ओके, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉन्गेस्ट पीरियड जो होता है वो पूरा पाषाण काल को कहते हैं, मेथोलिथिक जो होता है वो मध्य पाषाण युग को कहते हैं, नियोलिथिक जो होता है वो नव पाषाण युग को कहते हैं। ओके, और भीमबेटका के पुरा स्थल कहाँ मिले हैं। तो भीमबेटका के पुरा स्थल जो मिले हैं वो मध्य प्रदेश में मिले हैं। और जैन और बौद्ध भी भिक्षुओं के लिए सबसे पहले विहार इनसे बने थे। तो किससे बने थे। तो ए लकड़ी से बने थे, ईंट से बने थे, मिट्टी से बने थे, पत्थर से बने थे। तो जैन और बौद्ध भिक्षुओं के लिए सबसे पहले विहार जो बने थे वो लकड़ी के बने थे। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध किए गए अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था का नेतृत्व किसने किया है। तो राइट आंसर ए है इसमें जॉन लुइस, बी है सेंट साइमन, सी है मार्टिन लूथर किंग जूनियर, डी है जेसी जैक्सन। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में नस्ली भेदभाव के विरुद्ध किए गए नागरिक अधिकार आंदोलन सिविल राइट्स मूवमेंट्स जिसमें सविनय अवज्ञा के शांतिपूर्ण तरीकों का प्रयोग किया गया था का नेतृत्व जो किया था वो मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने किया है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सच्चर कमेटी
सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय की हास्याकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला है? तो सच्चर कमेटी जो थी इसके जो थे वो इसके जो प्रकाशक थे वो आर सच्चर थे और इसमें ही प्रकाश जो डाला गया है वो मुस्लिम समुदाय की स्थिति पर प्रकाश डाला गया है। ओके, तो सच्चर कमेटी रिपोर्ट ने भारत के किस समुदाय की हास्याकरण की स्थिति पर प्रकाश डाला था? तो ए है मुस्लिम, बी है आदिवासी, सी है सिख एंड डी है ट्रांसजेंडर। तो करेक्ट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड, मुस्लिम। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स कि विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं, यह कथन जो है भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका के काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकते और यह कथन जो है भारतीय संविधान के किस सिद्धांत को दर्शाता है? तो ए है न्यायिक समीक्षा, बी है आधारभूत संरचना का सिद्धांत, सी है शक्तियों का बंटवारा एंड डी है न्यायिक सक्रियता। तो राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, शक्तियों का बंटवारा। ओके, आगे देखते हैं तटबंध। तटबंध क्या होते हैं? तटबंध जो होता है वो नदी होता है। ओके, ए का जो होगा इसमें तटबंध, स्टैक, छत्रक सेल और हिमोड़। तो इसमें जो है इसमें जो है तटबंध है और स्टैक, छत्रक सेल और हिमोड़। तो स्टैक और हिमोड़। ओके, इसमें जो होगा वो हो जाएगा थर्ड। तटबंध जो होता है वो पवन होता है और जो स्टैक होता है वो समुद्री तरंग होता है, छत्रक सेल जो होता है नदी और हिमोड़ हिमनद को कहा जाता है। ओके, आगे देखें तटबंध जो है भू आकृति है जो नदियों द्वारा निर्मित होती है। तटबंध क्या है? एक भू आकृति है जो नदियों द्वारा निर्मित होती है। पवन जो है वो लोएस होता है, इसका तटबंध नहीं होगा, लोएस हो। और तटबंध जो है वो नदी है और स्टैक जो होता है वो समुद्र होता है और हिमोड़ हिमनद होता है। ओके, तो तटबंध जो होता है वो भू आकृति है जो नदियों द्वारा निर्मित होती है, विशेष रूप से बाढ़ के दौरान जब किनारों पर तलछट जमा हो जाती है। ओके, और अब मशरूम की चट्टानें जो हो कहाँ है, मशरूम की चट्टानें जो हैं वो विशेष रूप से रेगिस्तानी क्षेत्रों में अपरदन की प्रक्रिया द्वारा निर्मित होती हैं। ओके, और मशरूम चट्टानें निम्नलिखित में से किसके अपरदन कार्य के कारण बनती हैं? तो मशरूम चट्टानें जो हैं ए है नदियों के, बी है समुद्री लहर के, सी एक बर्फ ग्लेशियर के एंड डी है हवाओं के। तो मशरूम चट्टानें जो हैं वो हवाओं के अपरदन के कार्य के कारण बनती हैं। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कथन ए एवं आर को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। ए है वायु उन क्षेत्रों में ठंडी होती है जिनका तापमान कम होता है। ओके, तो ये स्टेटमेंट जो है करेक्ट है कि वायु उन क्षेत्रों में ठंडी होती है जिनका तापमान कम होता है और कारण आर है ठंडे क्षेत्र में वायु जो होती है भारी होती है, ये भी करेक्ट है। तो ए और आर क्या है इसमें दोनों सही है। ओके, तो आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक धार्मिक सुधार के समय लिखी गई पुस्तक अ गिफ्ट ऑफ तुहाहत उल मुआइदीन। सामाजिक धार्मिक सुधार के समय लिखी गई पुस्तक अ गिफ्ट तुआफत उल मुआइदीन टू मोनोथेसिक्स किसके द्वारा लिखी गई थी? तो ए है केशव चंद्र सेन, बी है MG रनाडे, सी है मुंशी राम एंड डी है राजा राम मोहन राय। तो ये राजा राम मोहन राय के द्वारा लिखी गई थी। राइट आंसर इसमें डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? चौरी चौरा जो है वो किस जिले में स्थित है? तो ए है बनारस, बी है देवरिया, सी है महाराजगंज, डी है गोरखपुर। तो राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। ओके, और 4 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन, इस घटना के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को बंद किया था। ओके, और नंद वंश का अंतिम शासक नंद वंश का
अंतिम शासक किस शासक से पराजित हुआ था? तो ए है चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था, बी है महापद्म नंद, एंड सी है अजातशत्रु, एंड डी है बिंबिसार। तो नंदवंश का अंतिम शासक, नंदवंश का शासक जो था वो घनानंद था, और वो अंतिम शासक जो था वो किससे पराजित हुआ था? तो वो चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। राइट आंसर ए हो जाएगा। और चंद्रगुप्त के दरबार में सेल्यूकस निकेटर ने जो है यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को भेजा था। और मेगस्थनीज की पुस्तक कौन सी है? तो मेगस्थनीज की पुस्तक जो है फ्रेंड वो इंडिका है। ओके, तो और चंद्रगुप्त के दरबार में कौन जो था के दरबार में सेल्यूकस निकेटर के यूनानी राजदूत मेगस्थनीज को दरबार में भेजा था। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, किस वैदिक काल खंड को चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है? तो ए है उत्तर वैदिक काल, बी है ऋग्वैदिक काल, सी है युज वैदिक काल, एंड डी है अर्ध वैदिक काल। तो किस वैदिक काल खंड को चित्रित धूसर पात्र के नाम से जाना जाता है? तो वो ऋग्वैदिक काल को जाना जाता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? ए है संघ सूची, बी है राज्य सूची, सी है अवशेष सूची, डी है समवर्ती सूची। तो खेल का विषय भारतीय संविधान की किस सूची के अंतर्गत आता है? तो वो आता है राज्य सूची के अंतर्गत। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड बी हो जाएगा इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी किसमें निहित होती है? तो ए है भारत का चुनाव आयोग, बी है राज्य का चुनाव आयोग, सी है राज्य के मुख्य सचिव, डी है पंचायती राज मंत्रालय। तो पंचायती राज संस्थाओं के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी जो होती है राज्य चुनाव आयोग के लिए होती है। ये यूपी टेट एंड सुपर के लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, विश्व जल दिवस 2024 का विषय क्या है? तो ए है वाई वेस्ट वाटर, बी है वाटर इज लाइफ, सी है वाटर फॉर पीस, एंड डी है नेचर फॉर वाटर। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, वाटर फॉर पीस है। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री था एटली, बी है माउंटबेटन, सी है विवेल, एंड सी डी है चर्चिल। तो जिस समय भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई उस समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री जो था वो एटली था। ओके, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, अमेजन नदी महासागर में गिरती है, अमेजन नदी किस महासागर में गिरती है? तो ए है इसमें प्रशांत महासागर, बी है अटलांटिक महासागर, सी है आर्कटिक महासागर, एंड डी है हिंद महासागर। तो बस अमेजन नदी जो है वो आर्कटिक महासागर, राइट आंसर सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान में कौन सा भाग जोड़ा है? तो ए है पार्ट 9, एंड बी है इसमें पार्ट 9B, एंड सी है पार्ट 9A, एंड डी है पार्ट 10। तो 73वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम में ने भारतीय संविधान में जो भाग जोड़ा है वो पार्ट 9 जोड़ा है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ए है कैल्शियम, बी है रेडियम, सी है थोरियम, एंड डी है मैग्नीज। तो केरल में समुद्री तट के रेत में भरपूर मात्रा में जो पाया जाता है वो पाया जाता है थोरियम। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? तो ए 1951 से 1952 में, बी 1953 से 1954 में, सी 1948 से 1949 में, एंड डी 1949 से 50 में। तो भारत में पहला आम चुनाव जो हुआ था फ्रेंड्स वो हुआ था 1951 से 1952 में। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता आंदोलन की महान बूढ़ी औरत कहा गया है? तो स्वतंत्रता आंदोलन की महान बूढ़ी औरत किसे कहा गया है? तो ए है बिकाजी कामा को, बी है सुचिता कृपलानी, सी है सरोजनी नायडू, डी है अरुणा असफ अली। तो निम्नलिखित में से किसे स्वतंत्रता आंदोलन की महान बूढ़ी औरत कहा गया है? तो वो अरुणा असफ अली को कहा गया है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा है? तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र जो है ए है असम राज्य में है, बी है पश्चिम बंगाल में,
सी है बिहार एंड डी है मेघालय। तो भारत में जूट का सर्वाधिक क्षेत्र जो है वो पश्चिम बंगाल में राज्य में, राइट आंसर बी हो जाएगा। और ये ट्रॉपिकल जोन में पाया जाता है, और ट्रॉपिकल जोन में जो आते हैं वो है वेस्ट बंगाल, बिहार, असम, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अमेजन नदी निकलती है, तो अमेजन नदी कहाँ से निकलती है? ए एंडीज माउंटेन से, बी है रॉकी माउंटेन से, सी है गंगोत्री ग्लेशियर से, डी है इनमें से कोई नहीं। तो अमेजन नदी जो निकलती है वो एंडीज माउंटेन से निकलती है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम नाभिकीय प्रतिघातक रिएक्टर कौन सा है? तो ए है साइरस, बी है अप्सरा, सी है ध्रुव एंड डी है कामिनी। तो भारत का प्रथम नाभिकीय प्रतिघातक रिएक्टर जो है वो अप्सरा है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। और साइरस जो है वो 4 अगस्त 1956 को भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर जो है शुरू हुआ था। ओके, 4 अगस्त 1956 को भारत का पहला न्यूक्लियर रिएक्टर शुरू हुआ था। और अप्सरा भारत का ही नहीं, एशिया का भी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। ओके, अप्सरा जो था वो भारत का ही नहीं था, वो एशिया का भी पहला न्यूक्लियर रिएक्टर था। और 2009 में इसे मेंटेनेंस के लिए जो है बंद कर दिया गया था, और 2018 में इसे फिर शुरू किया गया। ओके, तो राइट आंसर जो होगा बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सी वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है? तो वायुमंडल की 5 परतें होती हैं, वहीमंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और वाह्य वायुमंडल। ओके, तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत जो है वो वही मंडल है। ओके, और समताप मंडल जो होता है ये हवाई जहाज उड़ाने के लिए आदर्श परत मानी जाती है, और ओजोन के लिए भी आदर्श परत है समताप मंडल। मध्यमंडल जो होता है, मध्यमंडल में उल्कापिंड टूटते हैं। ओके, तो राइट आंसर जो होगा वो होगा डी, वही मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है? तो ए है जलोढ़ मिट्टी, बी है लैटराइट मिट्टी, सी है कपास की खाली मिट्टी एंड डी है मरुस्थलीय मिट्टी। तो जलोढ़ मिट्टी जो होती है वो चावल के उत्पादन के लिए होती है। ओके, एवेल्यूअल सॉइल जो होता है वो चावल के उत्पादन के लिए होता है, जलोढ़ मिट्टी। और लेकिन इसमें पूछा है कि स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है उसे, वो कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ आंदोलन द्वारा शुरू किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ए है डॉक्टर मगफूर अहमद आजाजी, बी है महमूद अली जिन्ना, सी है मौलाना मंजूर अहसन, डी है सैयद अहमद खान। तो अलीगढ़ आंदोलन जो शुरू किया गया था वो सैयद अहमद खान के द्वारा शुरू किया गया था। राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह प्रक्रिया जिसके तहत किसी चीज़ या किसी समूह को किसी किनारे पर धकेल दिया जाता है और उन्हें कम महत्व दिया जाता है। तो ए है वैश्वीकरण, बी है औद्योगिकरण, सी है शहरीकरण एंड डी है हाशियाकरण। तो वह प्रक्रिया जो होती है जिसके तहत किसी चीज़ को या किसी समूह को किनारे पर ढकेल दिया जाता है या उन्हें कम महत्व दिया जाता है वो मार्जिनलाइजेशन यानी हाशियाकरण इसे कहते हैं। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में मुस्लिम समुदाय की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति का जायजा लेने वाली समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो वो की थी आर सच्चर ने की थी। ओके, समिति ने की थी। राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में कौन सी, वन अधिकार कानून जो है 2006, वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्षक में कौन सी श्रेणी के अधिकारों को स्वीकारता है? तो ए है इसमें आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग, बी है अति पिछड़ी जातियाँ, सी है अनुसूचित जनजातियाँ एंड डी है अनुसूचित जातियाँ। तो वन अधिकार कानून 2006 अपने शीर्ष में जो है वो अनुसूचित जनजाति के अधिकारों को स्वीकारता है। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, स्वर्णिम चतुर्भुज जोड़ता है? ए है कश्मीर को अहमदाबाद से, डिब्रूगढ़ को कन्याकुमारी से। तो सबसे लंबा रेल मार्ग जो होता है वो डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी का होता है। ओके, और स्वर्णिम चतुर्भुज जो जोड़ता है फ्रेंड वो दिल्ली को मुंबई से जोड़ता है और चेन्नई को कोलकाता से जोड़ता है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विश्व का सबसे गर्म स्थान है कौन सा है? ए है तेहरान और ईरान, बी है डेलोल और इथियोपिया, सी है अजीजिया और लीबिया एंड डी है जैसलमेर और भारत। तो विश्व का सबसे गर्म स्थान जो है वो अजीजिया और लीबिया है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, फिल इन दी ब्लैंक्स का दूसरा नाम खौब चैन है। खौब चैन किसका दूसरा नाम है? तो ए है लद्दाख का,
बी है सिक्किम का, सी है मणिपुर का एंड डी है इम्फॉल का। तो खाप चैन जो है वो लद्दाख का दूसरा नाम है। राइट आंसर ए हो जाएगा। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है, छोटा तिब्बत भी लद्दाख को कहा जाता है। ओके, तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जनपद के स्थलों पर पाए जाने वाले विशेष प्रकार के मिट्टी के बर्तन किस रंग के बने होते थे। तो जनपद में पाए जाने वाले जो मिट्टी के बर्तन बने होते थे वो धूसर रंग के बर्तन होते थे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। और किस काल में कर प्रथा का विशिष्ट महत्व था। तो ए है हड़प्पा सभ्यता, सेकंड है वैदिक काल, थर्ड है महाजनपद एंड फोर्थ है गुप्त। तो किस काल में कर प्रथा का जो था विशिष्ट महत्व था, तो वो था महाजनपद में। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। तो ए फर्स्ट है फसल पर कर, शिल्पकार पे कर, चारवाहों पर कर, बट परिवार पे कर जो था वो महाजनपद के शासकों द्वारा वसूल किया जाने वाला नियमित कर नहीं है। ओके, राइट आंसर 4 हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। महाजनपद में उपज का एक छठा हिस्सा कर के रूप में किसने लिया था। तो किससे लिया जाता था। तो महाजनपद में उपज का एक छठा हिस्सा जो कर के रूप में लिया जाता था, ये किसानों के द्वारा लिया जाता था, शिल्पकार के द्वारा लिया जाता था, चारवाहों के द्वारा लिया जाता था या शिकारी के द्वारा लिया जाता था। तो महाजनपद में उपज का एक छठा हिस्सा जो कर के रूप में लिया जाता था वो सिर्फ किसान के द्वारा लिया जाता था। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। प्राचीन साहित्य में कितने महाजनपदों का उल्लेख किया गया है। तो प्राचीन साहित्य में ए है 14, बी है 15, सी है 16 एंड डी है 17। तो प्राचीन साहित्य में 16 महाजनपदों का जो है उल्लेख किया गया है। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड। ओके, आगे देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र मिलकर निम्नलिखित में से मदद करते हैं। ए है फर्स्ट है पर्यावरण संसाधन एवं विकास के मुद्दों पर एक दृष्टिकोण विकसित करना, सेकंड है बहुलता को समझना, थर्ड है पर्यावरण व स्थानों के बारे में ज्ञान का विकास करना एंड फोर्थ है संसाधनों के इष्टतम नियतन को समझना। तो उच्च प्राथमिक स्तर पर भूगोल और अर्थशास्त्र मिलकर जो निम्नलिखित में से जो मदद कर सकते हैं वो बहुलता को समझने में मदद कर सकते हैं। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इतिहास आपके लिए सहायक होगा, क्यों सहायक है। तो वर्तमान का कैसे विकास हुआ यह समझने में और अतीत की वर्तमान की तुलना करने में। ओके, ए और बी इसमें दोनों राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया गया है। ये 23 दिसंबर 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है कि धम्म के विषय में समझ बनाने के लिए किस प्राथमिक स्रोत का संदर्भ लिया गया है। तो ए है अशोक के शिलालेख का, बी है मेगस्थनीज के लेख का, सी है दामपुरवा की बैल मूर्ति का एंड डी है लौ स्तंभ का। तो धम्म का संबंध जो था वो अशोक के शिलालेखों से था। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स। सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने के अधिक प्रभावी अवसर प्रदान कर सकते हैं। तो ए है सारे विषय की विस्तृत व्याख्या के द्वारा, बी है ज़्यादा शिक्षण सामग्री के प्रयोग द्वारा, सी है आवधिक परीक्षा के आयोजन द्वारा, डी है वास्तविक जीवन की परिस्थितियों पर आधारित शिक्षण द्वारा। तो सामाजिक विज्ञान के शिक्षण में सीखने का जो अधिक प्रभावी अवसर है वो है वास्तविक जीवन की पारिस्थितिकी पर आधारित शिक्षण द्वारा। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे फ्रेंड्स। राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2000 नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने सिफारिश की कि स्कूली शिक्षा जुड़ी होनी चाहिए। किससे जुड़ी होनी चाहिए। ए वार्षिक परीक्षाओं से जुड़ी होनी चाहिए, बी है स्कूल के बाहर के परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए, थर्ड है इसमें मुख्य धारा की राय से जुड़ी होनी चाहिए एंड फोर्थ है स्कूल के बुनियादी ढांचे की स्थिति से जुड़ी होनी चाहिए। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा, स्कूल के बाहरी परिवेश से जुड़ी होनी चाहिए। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अहोम लोग, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि अहोम लोग वर्तमान समय से आकर ब्रह्मपुत्र घाटी में आ बसे। तो कहाँ। तो ए है बांग्लादेश में, बी है म्यांमार में, सी है लाओस में एंड डी है कंबोडिया में। तो अहोम लोग जो थे वो वर्तमान समय में आकर ब्रह्मपुत्र नदी से जो आए थे वो आए थे म्यांमार में आके बसे थे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वेद समाज की स्थापना हुई थी। वेद समाज की स्थापना जो हुई थी कहाँ हुई थी। तो ए है मद्रास में हुई थी, बी है बम्बई
मुंबई में हुई थी, कलकत्ता में हुई थी, अहमदाबाद में हुई थी। तो वेद समाज की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स वो मद्रास में हुई थी। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ग्रह के प्रकार, ग्रह के बाहर से अंदर तक पृथ्वी की परतों का सही क्रम क्या है? तो ग्रह जो सही क्रम है वो पहले होता है क्रस्ट, फिर क्रस्ट जो होता है सबसे बाहरी परत होता है मेंटल, फिर कोर। ओके, फिर तो राइट आंसर जो होगा इसमें सी हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ए है खनिज का निश्चित रासायनिक संयोजन होता है, बी है ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं, सी है पूरे स्थान में समान बराबर रूप से फैले होते हैं, एंड डी है किसी विशिष्ट क्षेत्र अथवा चट्टानों के गठन में पाए जाते हैं। तो खनिज के संदर्भ में जो कथन सही है नहीं है वो है पूरे स्थान में समान बराबर रूप में फैले होते हैं। ओके, राइट आंसर सी हो जाइए, करेक्ट कथन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? वायुमंडल में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का संयोजन क्या है? ए है 78% से 21%, बी है 72% से 21%, सी है 72% से एंड 27% एंड डी है 78% से 29%। तो वायुमंडल में नाइट्रोजन का जो संयोजन है वो 78% है एंड ऑक्सीजन का है जो है वो 21% है। ओके, तो राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो ए हो जाएगा। आगे देखेंगे, जूट किस क्षेत्र में उगता है? ए है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है, भूमध्य रेखीय क्षेत्र में, सी है शीतोष्ण में, एंड डी है ध्रुवीय क्षेत्र में। तो जूट जो है वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में उगता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रतिशत के अनुसार पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सा संगठक है? तो ए हीलियम है, ऑक्सीजन है, CO2 है एंड नाइट्रोजन है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, सेकेंड। आगे देखेंगे, सोशल स्टडीज़ जो है वो समाज में काम करने के लिए लोग और उनसे संबंध रखता है और यह एक इंट्राडिसिप्लिनरी यानी अंतः विषयक विषय है। ओके, और उच्च प्राथमिक स्तर पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इकोनॉमिक्स जो है इसमें सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड, निम्नलिखित में से किस उपागम को NCERT द्वारा प्रकाशित पाठ्यपुस्तक सामाजिक और राजनीतिक जीवन में निहित विचारों से विद्यार्थियों को अवगत कराने के लिए अधिक प्रयोग किया गया था? ए है घटनाक्रम, बी है ग्राफ, सी है चार्ट एंड डी है कहानी बोर्ड। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड, कहानी बोर्ड को। ओके, आगे देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, खालसा की स्थापना कौन किया था? तो खालसा की स्थापना कौन किया था? ए है गुरु गोविंद सिंह जी ने, बी है गुरु नानक देव ने, एंड सी है कबीर ने, डी है सूरदास ने। तो खालसा की स्थापना जो किया था वो गुरु गोविंद सिंह जी ने किया था। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड ए हो जाएगा। बीजक की रचना जो किया था, बीजक पंचवाड़ी की है, कबीरदास जी का है, सूरदास की जो है सूर सरावली है, साहित्य लहरी है। ओके, राइट आंसर जो होगा ए हो जाएगा, गुरु गोविंद सिंह ने खालसा की स्थापना की थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के कैकुलार और देवांग समुदाय जो हैं बुनकरी के लिए प्रसिद्ध हैं? तो ए है पश्चिम भारत, बी है पूर्वी भारत, सी है उत्तर भारत, डी है दक्षिण भारत। तो कैकुलार और देवांग समुदाय जो हैं वो दक्षिण भारत के लिए प्रसिद्ध है। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे देखेंगे, इनमें से कौन सा सूफीवाद से जुड़ा है और सही विकल्प चुने। तो सूफीवाद से कौन जुड़ा है? खानका, बी है रक्स, सी है जिक्र एंड डी है स्नान। तो रक्स, जिक्र और स्नान जो है वो सूफीवाद से जुड़ा है, खानका नहीं। ओके, ये गलत है, बी, सी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, रक्स, जिक्र और स्नान ये किससे जुड़ा है? ये जुड़ा है सूफीवाद से। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी प्रमुख नदी बहती है? तो ये है ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, गंगा, सी है सिंधु एंड डी है यमुना। तो भारत के ठंडे रेगिस्तान से होकर कौन सी नदी बहती है? तो वो बहती है सिंधु नदी। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, राज्य और परमाणु ऊर्जा केंद्र, महाराष्ट्र जो है वो तारापुर में है और तमिलनाडु जो है वो कलपक्कम, उत्तर प्रदेश नरौरा। ओके, और कर्नाटक में कैगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि महाराष्ट्र का परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है तारापुर है, तमिलनाडु का कलपक्कम है, उत्तर प्रदेश का नरौरा है और कर्नाटक का कैगा है। ओके, अब हम आएंगे थोड़ा सा ग्रासलैंड पे। उत्तरी अमेरिका ग्रासलैंड जो है उसको हम प्रेरी कहते हैं, दक्षिण अफ्रीका में उसे हम वेल्ड कहते हैं, मध्य एशिया में स्टेफी कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया में डाउन कहते हैं, अर्जेंटीना में पंपास कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स कि कौन सा देश सहारा मरुस्थल से आच्छादित नहीं है? ए है लीबिया, बी है ट्यूनीशिया, सी है माली एंड डी है दक्षिण सूडान। तो कौन सा जो देश है सहारा मरुस्थल से आच्छादित नहीं है? तो वो है दक्षिणी सूडान।
ओके, दक्षिण सूडान जो है वो सहारा मरुस्थल से आच्छादित नहीं है। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्राम भोजक कौन होते? ए है ग्राम का प्रधान, बी है लेखपाल, सी है कर्मकार एंड डी है माली। तो ग्राम भोजक जो होते हैं वो ग्राम का प्रधान कहा जाता है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों के में से किसका विस्तार है? ए है समानता का अधिकार, बी है जीवन का अधिकार, सी है शोषण के विरुद्ध अधिकार एंड डी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो स्कूलों में मध्याह्न भोजन योजना का प्रावधान भारतीय नागरिकों को दिए गए मौलिक अधिकारों में से किसका विस्तार है? तो वो जीवन के अधिकार का विस्तार है इसमें। ओके, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड वो सेकेंड हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य विलास प्रहसन के लेखक कौन थे? तो ए है भारवी, बी है महेंद्र वर्मन प्रथम एंड सी है सिम विष्णु एंड डी है नरसिम्हा वर्मन प्रथम। तो मध्य विलास प्रहसन के लेखक जो थे वो महेंद्र वर्मन प्रथम थे। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 483 ईसा पूर्व में हुई थी और स्थान इसका जो था वो राजगृह था और अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे और शासनकाल जो था अजातशत्रु का शासनकाल था। ओके, प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी, राजगृह में हुई थी, अध्यक्ष जो थे वो महाकश्यप थे और शासनकाल जो था वो किसका शासनकाल था? वो था अजातशत्रु का शासनकाल था। ओके, द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, वैशाली में हुई थी और सुबुकामी अध्यक्ष थे और किसके साथ उसका शासनकाल था? तो कालाशोक का शासनकाल था। ओके, तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 251 ईसा पूर्व में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी और अध्यक्ष जो थे मेघलीपुत्र तिस्क थे और शासनकाल जो था अशोक का शासनकाल था। एंड चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी प्रथम शताब्दी में हुई थी और स्थान जो था कुंडलवन कश्मीर था और अध्यक्ष वासुमित्र अश्व घोष थे और शासनकाल कनिष्क का शासनकाल था। ओके, तो प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई थी? तो अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। ओके, और किस स्थान पर हुई थी? तो राजगृह में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी वो किसके शासनकाल में हुई थी? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई थी और स्थान जो था वो वैशाली था। तृतीय बौद्ध संगीति जो हुई थी किसके शासनकाल में हुई थी? तो अशोक के शासनकाल में हुई थी और स्थान जो था वो पाटलिपुत्र था। एंड चतुर्थ बौद्ध संगीति जो हुई थी वो कनिष्क के शासनकाल में हुई थी और स्थान जो था वो कुंडलवन कश्मीर था। ओके, तो इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, प्रथम और चतुर्थ ज़्यादा पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आर्य समाज की स्थापना हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? तो ए 1870 ईसा पूर्व में एंड बी है 1865 ईस्वी में, सी 1875 ईस्वी में एंड डी 1880 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड, 1875 ईस्वी में। ओके, आगे देखेंगे फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है ब्रह्म समाज की स्थापना का वर्ष क्या था? 1828 था। ओके, ब्रह्म समाज की स्थापना का वर्ष जो था वो 1828 था और इसके प्रवर्तक कौन थे? तो ब्रह्म समाज के प्रवर्तक जो थे वो राजा राममोहन रॉय थे। ओके, सत्यशोधक समाज की स्थापना का वर्ष जो था वो 1873 था और इसके प्रवर्तक जो थे वो ज्योतिराव फूले थे सत्यशोधक समाज के लिए। ओके, वेलूर मठ की स्थापना का वर्ष जो था 1897 था और इसके प्रवर्तक जो थे वो स्वामी विवेकानंद थे। रामकृष्ण मिशन का जो वर्ष था वो 1897 था और इसके प्रवर्तक जो थे स्वामी विवेकानंद थे। अभिनव भारत संस्था का वर्ष जो था 1904 था और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे विनायक दामोदर सावरकर। ओके, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी का वर्ष जो था 1905 था और इसके जो प्रवर्तक थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले। ओके, और गदर पार्टी का जो वर्ष था वो 1913 था। ओके, गदर पार्टी का जो वर्ष था 1913 था और इसमें जो थे वो थे लाला हरदयाल। ओके, और स्वराज पार्टी का जो वर्ष था 1923 था और इसके जो अध्यक्ष थे वो चितरंजन दास थे। फॉरवर्ड ब्लॉक का वर्ष जो था 1939 था और इसमें जो थे सुभाष चंद्र बोस थे। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। फसलों को उन देशों के साथ जहां से अत्यधिक मात्रा में उगाई जाती है को सम्मिलित करें। पर्सन जो है भारत और बांग्लादेश, चाय जो है केन्या और श्रीलंका के लिए है,
कॉफ़ी ब्राज़ील और कोलंबिया में है। कपास ब्राज़ील और मिस्र में है। तो पटसन जो है भारत और बांग्लादेश के लिए प्रसिद्ध है में है। और जो है चाय केन्या एवं श्रीलंका, कॉफ़ी ब्राज़ील एवं कोलंबिया, कपास ब्राज़ील एंड मिस्र। ओके। किस समाज सुधारक ने यह प्रसिद्ध कथन ओरु जाति ओरु मत्स्य ओरु दैवम मनुष्य यानु मानव जाति के लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर दिया था? तो ए है इसमें विरासी लिंगम पंतलू, बी है घासीदास, सी है श्री नारायण गुरु एंड डी है ईवी रामास्वामी नायकर। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स सी हो जाएगा, श्री नारायण गुरु ने दिया। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। डाइक्लोफिनेक के बारे में जो है कथन को करें। तो डाइक्लोफिनेक लीवर की फिसलता के लिए जिम्मेदार है। सेकंड, डाइक्लोफिनेक एक दवा है जिसका उपयोग पशुपालक अपने बीमार मवेशियों के इलाज के लिए करते हैं। तो इसमें जो राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा, नाइदर 1 नॉर 2। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? तो ए है इल्तुतमिश, बी है बलबन, सी है अलाउद्दीन खिलजी, डी है फिरोज शाह तुगलक। तो किस दिल्ली के सुल्तान की प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति पाई गई है? वो है बलबन। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दारू उल सफ़ा क्या था? तो दारू उल सफ़ा एक दानशाला है, एक खैराती अस्पताल है, एक पुस्तकालय है, तीर्थयात्रियों के लिए एक अतिथि गृह है। तो फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दारू उल सफ़ा जो है वो एक अस्पताल है। ओके, राइट आंसर जो खैराती अस्पताल है, राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड इसमें। आगे देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के किस भाग को प्रायः उसकी अंतरात्मा कहा गया है? तो ए है मौलिक अधिकार, बी है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, सी है धर्मनिरपेक्षता एंड डी है संघवाद। तो संविधान के किस भाग को प्रायः उसकी अंतरात्मा कहा गया है? तो मौलिक अधिकार को कहा गया है। ओके, राइट आंसर ए हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी फाइबर फसल है? फाइबर फसल कौन सी है? तो ए है रबड़, बी है जूट, सी है टमाटर एंड डी है कॉफ़ी। तो फाइबर फसल जो है फ्रेंड वो जूट है। ओके, राइट आंसर बी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र कौन सा है? तो ए है लाल सी, बी है अरब सागर, सी है मित्र सागर, डी है बाल्टिक सागर। तो विश्व में सर्वाधिक लवणता वाला समुद्र जो है वो मित्र सागर है। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बसंत ज्वार कब होता है? बसंत ज्वार जो होता है पूर्णिमा को होता है, गलत। केवल अमावस्या को होता है, ये भी गलत। पूर्णिमा और अमावस्या दोनों को बसंत ज्वार होता है। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। दिल्ली पहली बार के तहत राज्य की राजधानी बनी? तो दिल्ली पहली बार किसके तहत राज्य की राजधानी बनी? तो ए है पृथ्वीराज चौहान, बी है जलाउद्दीन खिलजी, सी है कुतुबुद्दीन ऐबक एंड डी है तोमर राजपूत। तो दिल्ली पहली बार जो है वो तोमर राजपूतों के राज्य में राजधानी बनी। ओके, राइट आंसर डी है। दिल्ली में एक सिक्के चलाए जाते थे जिसे देहलीवाल कहा जाता था। ओके, राइट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अलाउद्दीन खिलजी ने जो है फिल इन दी ब्लैंक्स के लिए सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनाया। तो सीरी शहर उन्होंने किसके लिए बनवाया? अलाउद्दीन खिलजी ने। तो वो ए है उनका प्रशासन था उस पर, उसके व्यापारी थे, उनके सैनिक थे, दो आपके किसान थे। तो अलाउद्दीन खिलजी ने जो सीरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया था वो बनवाया था उसके सैनिकों के लिए। ओके, राइट आंसर सी हो जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि आंतरिक ग्रह कौन कौन से होते हैं? आंतरिक ग्रह जो होते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। ओके, और ये चट्टानों से बने होते हैं। आंतरिक ग्रह जो होते हैं सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं और ये चट्टानों से बने होते हैं। इनर प्लैनेट वेरी क्लोज टू द सन, दे मेड अप टू ऑफ रॉक्स। ओके, मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स। मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ये चार जो हैं ये इनर प्लैनेट हैं। ओके, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये चार क्या हैं? ये आंतरिक ग्रह हैं। और ये किससे बने होते हैं? तो ये बने होते हैं चट्टानों से और ये सूर्य के बहुत नज़दीक होते हैं। ओके, और आउटर प्लैनेट जो होते हैं वेरी वेरी फार फ्रॉम दी सन्स एंड आर हग प्लैनेट मेड अप ऑफ गैसेस एंड लिक्विड। बाह्य ग्रह जो होते हैं वो सूर्य से बहुत दूर होते हैं तथा बहुत बड़े आकार के हैं और ये गैस और तरल पदार्थों से बने होते हैं। ओके, जैसे जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। जुपिटर, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। और इन चारों के बीच छल्ले भी पाए जाते हैं। ओके, तो ये गैसी प्लैनेट पूछता है गैसी ग्रह कौन कौन से हैं? तो गैसी ग्रह जो होते हैं वो बृहस्पति होता है, जुपिटर, शनि यानी सैटर्न, अरुण यानी यूरेनस,
वरुण यानी नेपच्यून, ओके। और इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं? इनर प्लैनेट है मरकरी यानी बुध, वेनस यानी शुक्र, अर्थ यानी पृथ्वी और मार्स यानी मंगल। और इनर प्लैनेट किससे बने होते हैं? तो इनर प्लैनेट जो होते हैं चट्टानों से बने होते हैं। और आउटर प्लैनेट किससे बने होते हैं? तो आउटर प्लैनेट जो होते हैं वो गैस एंड लिक्विड से बने होते हैं, ओके। जुपिटर। और सबसे छोटा ग्रह कौन है? तो सबसे छोटा ग्रह जो है बुध होता है। बुध का परिक्रमण काल कितना है? तो 88 दिन है, ओके। जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? तो जुड़वा ग्रह शुक्र ग्रह को कहा जाता है। नीला ग्रह किसे कहा जाता है? नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। आकार में पृथ्वी को किसने नंबर पे है? तो तीसरे नंबर पे है, ओके। और लाल ग्रह किसे कहा जाता है? लाल ग्रह मंगल को कहा जाता है। किस लिए उसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो आयरन ऑक्साइड के कारण उसे मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। सबसे बड़ा ग्रह कौन है? तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, ओके। और किसके हरा ग्रह किसे कहा जाता है? तो हरा ग्रह नेपच्यून को कहा जाता है, ओके। तो इनर प्लैनेट कौन कौन से हैं? तो मरकरी, वेनस, अर्थ एंड मार्स, ओके। एंड आउटर प्लैनेट जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। और इनके बीच क्या पाए जाते हैं? तो इनके बीच छल्ले पाए जाते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, कौन से कारक विविधता में योगदान नहीं करते हैं? तो फर्स्ट है धर्म, सेकंड है जाति व्यवस्था, थर्ड है भाषा एंड फोर्थ है भेदभाव। तो धर्म, जाति व्यवस्था, भाषा और भेदभाव तो जो है विविधता में योगदान नहीं करते हैं पूछा है। तो भेदभाव नहीं करेगा, जाति व्यवस्था नहीं करेगा, ओके। बाकी धर्म और भाषा तो है विविधता में योगदान करेगा, लेकिन नहीं करेगा जो है जाति व्यवस्था और भेदभाव, ये नहीं होगा। दूसरा और चौथा राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। तो करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा काल मानव इतिहास का सबसे लंबा पाषाण युग का काल है? तो ए है पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नवपाषाण काल, मेगालिथिक। तो पूरा पाषाण काल जो है वो मानव इतिहास का सबसे लंबा पाषाण युग है, ओके। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है? कौन सा जो है वो पूरा पाषाणकालीन स्थल नहीं है पूछा है, ओके। तो भीमबेटका जो है ये कहाँ पड़ता है? तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। ये क्या? ये पूरा पाषाणिक स्थल है, ओके। हुंसकी कहाँ पड़ता है? तो ये कर्नाटक में पड़ता है, ये भी पूरा पाषाणिक स्थल है। बेलन घाटी कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है, ये भी पूरा पाषाणिक स्थल है, ओके। बट जो है बराबर की गुफाएं जो हैं बिहार में, ये जो है ये पूरा पाषाणिक स्थल नहीं है, ओके। राइट आंसर डी हो जाएगा। हुंसकी जो है फ्रेंड पूरा पाषाणिक काल है, तो ये कर्नाटक में पड़ता है। कुर्नूल की गुफाएं पूरा पाषाणिक स्थल है, आंध्र प्रदेश में है। भीमबेटका जो है पूरा पाषाणिक स्थल है, ये जो है मध्य प्रदेश में है। बागौर जो पूरा पाषाणिक स्थल है जो राजस्थान में है। पाटने जो है जहाँ शुतुरमुर्ग के अंडे मिले थे, ये भी पूरा पाषाणिक स्थल है, ये भी महाराष्ट्र में है। बेलन घाटी भी पूरा पाषाणिक स्थल है जो उत्तर प्रदेश में है, ओके। इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, एग्जाम में अलग अलग भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो नहीं है तो बराबर की गुफाएं नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, सतत व्यापक मूल्यांकन क्या है? सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है, ए निरंतर परीक्षण होता है, सतत मूल्यांकन होता है, सीखने के दौरान शिक्षार्थियों का मूल्यांकन होता है, डी है परीक्षाओं का आवधिक संचालन होता है। तो सतत व्यापक मूल्यांकन जो होता है सीखने के दौरान विद्यार्थियों का मूल्यांकन होता है। राइट आंसर सी हो जाएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह है, ए है विवृत खनन, बी है प्रवेधन, सी है आखनन, डी है कुप्की खनन। तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं का निष्कर्षण जिस विधि से होता है वह होता है प्रवेधन, ओके। प्रवेधन। विवृत खनन क्या है? विवृत खनन जो होता है फ्रेंड वो होता है कम गहराई में, मतलब विवृत खनन खनिज जो कम गहराई में स्थित होता है और वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर जो निकाले जाते हैं उसे हम विवृत खनन कहते हैं। प्रवेधन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो होते हैं उनको जो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं जिनका निष्कर्षण जिस विधि से होता है उसे हम प्रवेधन कहते हैं, ओके। और आखनन किसे कहते हैं? आखनन जो कहते हैं फ्रेंड वो साधारणतः जो खोद कर निकाला जाता है उसे आखनन कहते हैं। कुप्की खनन किसे कहते हैं? गहन वेधन यानी जिन्हें कूपक कहते हैं। कूपक जो होता है फ्रेंड वो अधिक गहराई में खनिज निक्षेपों तक पहुँचाने के लिए बनाए जाते हैं, ओके। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा फ्रेंड वो बी हो जाएगा, प्रवेधन, ओके।
माइनिंग किसे कहते हैं? एक खनन होता है। माइनिंग जो होता है फ्रेंड, पृथ्वी की सतह के अंदर जो होता है दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो होती है वो खनन कहलाती है। इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि पृथ्वी के सतह के अंदर दबी सैलों से खनिजों को बाहर निकालने की प्रक्रिया जो है माइनिंग कहलाती है, यानी खनन कहलाती है। विविध खनन जो होता है, खनिज जो कम गहराई में स्थित होता है वे पृष्ठीय स्तर को हटाकर निकाले जाते हैं, उसे विविध खनन कहते हैं। कुप्की खनन जो होता है फ्रेंड, गहन वेदन जिन्हें कूपा कहते हैं और जिन्हें अधिक गहराई में स्थित खनिजों को जो है निक्षेपों तक पहुंचाने के लिए बनाए जाते हैं, जिसे हम कुप्की खनन कहते हैं। ओके। और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस क्या है? तो पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जो है वो धरातल के बहुत नीचे पाए जाते हैं और उन्हें बाहर निकालने के लिए गहन कूपों की खुदाई की जाती है, जिसे प्रवेदन कहते हैं। ओके, राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। और आखनन जो होता है फ्रेंड वो साधारणतः खोद कर निकालना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। फिर पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो फर्स्ट है कुप्की खनन, सेकंड है विविध खनन, थर्ड है आखनन एंड फोर्थ है कूपक। तो पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए जो विधि का प्रयोग किया जाता है वो विविध खनन का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं और इस प्रकार के खनन को कहा जाता है। तो ए है उत्खनन, बी है विविध खनन, सी है कुप्की खनन, डी है प्रवेदन। तो अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेपों तक पहुंचने के लिए गहरे छिद्र बनाए जाते हैं, इस प्रकार के खनन को जो कहा जाता है वो कुप्की खनन कहा जाता है। ओके, तो कुप्की खनन जो होता है अधिक गहराई तक होता है, विविध खनन जो होता है कम गहराई तक होता है, उत्खनन जो होता है या जिसे हम आखनन भी कहते हैं वो होता है साधारणतः जो तो साधारण जमीन को खोदा जाता है साधारणतः होता है। ओके, और प्रवेदन जो होता है वो होता है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस। तो राइट आंसर इसमें थर्ड हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड कि धरातल के निकट पाए जाने वाले खनिजों को साधारणतः खोद कर निकालने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उत्खनन कहलाती है। ओके, राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ब्लाइंड डॉल्फिन की एक किस्म जिसे सूसू भी कहा जाता है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी में पाई जाती है। ओके, तो ए है, सी हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रेगड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? ए है लाल मिट्टी, बी है काली मिट्टी, सी है ऊसर मृदा एंड डी है मिश्रित लाल पीली मिट्टी। तो रेगड़ मिट्टी या कपासी मिट्टी जो होती है वो काली मिट्टी का दूसरा नाम है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। यह भारत में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के पश्चिम क्षेत्र में बहुतायत से पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड। चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन कौन सा है? तो ए है भारत, बी है चीन, सी है रूस, डी है अमेरिका। तो चावल का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है वो चीन है और भारत, जापान, श्रीलंका और मिस्र, पश्चिम बंगाल जो हैं वो भारत चावल के सबसे बड़े उत्पादक देश है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। आगे देखेंगे। चावल की अच्छी खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? तो ये है जलोढ़ मृदा, लाल मृदा, काली मृदा, लैटराइट मृदा। तो चावल की अच्छी खेती के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है? तो वो जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ओके, और चावल की अच्छे के लिए जलोढ़ मृदा, उच्च तापमान, हाई रेनफॉल, हाई टेम्परेचर की भी आवश्यकता होती है। ओके, और सबसे पहले चावल जो है वो चीन में पाया जाता था, उसके बाद पश्चिम बंगाल में, और इसके लिए जलोढ़ मिट्टी की आवश्यकता होती है। ओके, रबी की फसल जो होती है, चावल जो होती है वो रबी की नहीं खरीफ की फसल है। ओके, और इसमें गेहूं के वर्धन काल में जो है वो किस टेम्परेचर की आवश्यकता होती है? तो गेहूं के वर्धन काल में मॉडरेट टेम्परेचर, मॉडरेट रेनफॉल की आवश्यकता होती है और इसमें जो है इसमें सूखी काली मिट्टी का आवश्यकता होता है और फसल की कटाई के समय जो होता है तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। ओके, गेहूं के लिए फसल की कटाई के लिए जो होता है तेज़ धूप की आवश्यकता होती है। दोमट मिट्टी जो होता है फ्रेंड, दोमट मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो दोमट मिट्टी जो होता है वो संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा और गेहूं के फसल के लिए दोमट मिट्टी यानी सूखी काली मिट्टी की जो है उसमें आवश्यकता होती है और संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, अर्जेंटीना, रूस, यूक्रेन, ऑस्ट्रेलिया और भारत हैं। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो फर्स्ट है भगत सिंह, सेकंड है राजगुरु, थर्ड है सुखदेव एंड फोर्थ है मंगल पांडे। तो 29 मार्च 1857 को बैरकपुर में अपने अफसरों पर हमला करने के आरोप में निम्नलिखित में से किसको फांसी पर लटका दिया गया था? तो वो मंगल पांडे को लटका दिया गया था। राइट आंसर 4 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो ए फर्स्ट है बुद्ध सागा, केसर सागा, सिद्ध सागा, निवार सागा। तो कौन सा जो है तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ है? तो तिब्बत का राष्ट्रीय ग्रंथ जो है वो केसर सागा है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, यूराल पर्वत अलग करते हैं। ए है फर्स्ट है अफ्रीका और एशिया को, सेकंड है एशिया और यूरोप को, थर्ड है अफ्रीका और यूरोप को एंड फोर्थ है उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को। तो यूराल पर्वत अलग जो करते हैं वो एशिया और यूरोप को अलग करते हैं। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सूफी मत के अनुसार खानकाहों से क्या अभिप्राय है? फर्स्ट है नाम का गुणगान करना, सेकंड है नीति कथाओं का पर चर्चा, थर्ड है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं एंड फोर्थ है एक विशेष प्रकार का गाना। सूफी मत के अनुसार खानकाहों से अभिप्राय जो है वो है वे स्थान जहां सूफी संत बैठकों का आयोजन करते हैं। ओके, राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, राजा हर्षवर्धन के दरबारी कवि भारभट्ट ने उनकी जीवनी हर्षचरित निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? तो ए है हिंदू, बी है उर्दू, सी है संस्कृत, डी है प्राकृतिक। राइट आंसर थर्ड हो जाएगा फ्रेंड, संस्कृत में लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, विनय पिटक ग्रंथ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फर्स्ट है इसमें संस्कृत व्याकरण से, सेकंड है महावीर के उपदेश से, थर्ड है जस्तुस्त के विचार से एंड फोर्थ है बौद्ध संघ के नियम से। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, विनय पिटक ग्रंथ जो संबंधित है वो बौद्ध संघ के नियम से संबंधित है। 4 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा भारत का परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है? तो कल्पक्कम है। ओके, कल्पक्कम जो है तारापुर है, नरौरा है। पोखरण जो है वो नहीं है। ओके, कल्पक्कम जो है तमिलनाडु में है, तारापुर जो है वो महाराष्ट्र में है और नरौरा जो है उत्तर प्रदेश में। पोखरण जो है वो नहीं है। राइट, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित देशों में से किसमें स्थानांतरित किसी को मिल्पा के नाम से जाना जाता है? तो भारत में जो है स्थानांतरित किसी को जो जाना जाता है झूम के नाम से जाना जाता है। मलेशिया में जो जाना जाता है वो लदांग के नाम से जाना जाता है। मैक्सिको में मिल्पा के नाम से जाना जाता है और ब्राज़ील में रोका के नाम से जाना जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित के सही जोड़े बनाएं। आंदोलन और संगठन, ब्रह्म समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, अलीगढ़ आंदोलन। ओके, तो ब्रह्म समाज के लेखक जो हैं वो केशव चंद्र सेन है। ए का 4 हो जाएगा। और युवा बंगाल आंदोलन के जो लेखक हैं वो हैं हेनरी लुइस विविनियो डेलिजियो, बी का 3rd। रामकृष्ण मिशन की स्थापना जो की थी वो स्वामी विवेकानंद ने की थी, सी का 1st। अलीगढ़ आंदोलन की स्थापना जो किए थे वो सैयद अहमद खान ने किया था। राइट आंसर 2nd हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में निम्नलिखित में से कौन सी एक प्रशासनिक भाषा थी? फर्स्ट है फारसी, सेकंड है हिंदी, थर्ड है अरबी एंड फोर्थ है उर्दू। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड, फारसी थी। आगे देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो ए है दूसरी पंचवर्षीय योजना, बी है 7वीं, सी है 3री एंड डी है 4थी। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो वो दूसरी पंचवर्षीय योजना। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? ए 18 वर्ष, बी 21 वर्ष, सी है 25 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो लोकसभा के लिए चुनाव में निर्वाचित होने के लिए किसी व्यक्ति के लिए जो न्यूनतम आयु है वो है 25 वर्ष। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन टू द पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो इसमें होगा पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के लिए 35 ईयर और आर्टिकल 663B। मिनिमम एज फॉर इलेक्शन और टू दी पोस्ट ऑफ गवर्नर 35 एज होता है, आर्टिकल 157। मिनिमम एज ऑफ इलेक्शन एज MP लोकसभा 25 साल होता है और आर्टिकल 84B। मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज MLA और इनका जो एज होता है 25 ईयर्स जो होता है और आर्टिकल जो है 173B। मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज MP राज्यसभा जो एज होता है 30 ईयर्स एंड आर्टिकल 84B। मिनिमम एज फॉर इलेक्शन एज MLC
दिस ईयर आर्टिकल 123B अपर एज लिमिट फॉर अपॉइंटमेंट एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट 65 ईयर्स एंड 124B। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन लोकतंत्र के संबंध में गलत है? तो लोकतंत्र के संबंध में गलत कौन है? फर्स्ट है, लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। सेकंड है, लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं प्राप्त होती हैं। थर्ड है, लोकतंत्र में एक शासक के पास देश पर शासन करने की शक्ति होती है। एंड फोर्थ है, लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। तो जो कथन गलत है पूछा है फ्रेंड, तो लोकतंत्र में जो होता है ना, एक शासक के पास देश चलाने की शक्ति, संपूर्ण ताकत नहीं होती है। ओके, जनता के पास होती है, तो ये गलत है। बाकी लोकतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद का नेता चुनने की छूट होती है। लोकतंत्र में नागरिकों को कुछ स्वतंत्रताएं होती हैं और लोकतंत्र में लोग लिए गए निर्णयों पर प्रश्न उठा सकते हैं। पहला, दूसरा, चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से क्या प्रतिनिधि लोकतंत्र की विशेषता नहीं है? फर्स्ट है, जनता की निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। सेकंड है, जनता को मतदान का अधिकार। थर्ड है, मतदान द्वारा प्रतिनिधि का चुनाव। एंड फोर्थ है, प्रतिनिधियों के हाथ में निर्णय निर्माण की प्रक्रिया। तो जो लोकतंत्र की विशेषता नहीं है वो है जनता के निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष सहभागिता। राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में के संविधान को लिखने में लगभग कितने वर्ष लगे? ए है 2, बी है 3, सी है 4 एंड डी है 5। राइट आंसर बी हो जाएगा फ्रेंड, 3 वर्ष लगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? ए है सेंट थॉमस, बी है सेंट पीटर, सी है सेंट पॉल एंड डी है सेंट फ्रांसिस। तो ईसा मसीह के 12 धर्म प्रचारक शिष्यों में से किस संत को भारत में ईसाई धर्म लाने का श्रेय दिया जाता है? तो वो सेंट थॉमस को दिया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारतीय जनतंत्र में कार्यकारी का कार्य क्या है? फर्स्ट है, अधिनियम बनाना। सेकंड है, संसद द्वारा बनाए गए अधिनियमों को लागू करना। थर्ड है, प्रधानमंत्री को चुनना। एंड फोर्थ, राष्ट्रपति को चुनना। तो राइट आंसर जो होगा फ्रेंड सेकंड हो जाएगा, संसद द्वारा बनाए गए नियमों को लागू करना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यसभा में सदस्यों को कौन नामांकित करता है? ए है, फर्स्ट है उपराष्ट्रपति, सेकंड है प्रधानमंत्री, थर्ड है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एंड फोर्थ है राष्ट्रपति। राइट आंसर 4 हो जाएगा फ्रेंड, राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अनुसूचित जातियों के लिए कितने संसदीय निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित हैं? तो वो है, अनुसूचित जातियों लोकसभा में कुल 543 सीटें हैं, जिसमें एससी को 84 सीटें रिजर्व हैं एंड एसटी को 47 सीटें रिजर्व है। तो राइट आंसर फर्स्ट हो जाएगा फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री का चुनाव कौन करता है? फर्स्ट है मुख्यमंत्री, सेकंड है सांसद, थर्ड है सांसद और विधायक एंड फोर्थ है मंत्रियों की परिषद। तो प्रधानमंत्री का चुनाव जो करता है वो सांसद करता है। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसको भारत का पहला नागरिक कहा जाता है? ए फर्स्ट है गृह मंत्री, सेकंड है राष्ट्रपति, थर्ड है प्रधानमंत्री, फोर्थ है भारत के मुख्य न्यायाधीश। राइट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, राष्ट्रपति को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक निश्चित क्षेत्र जहां रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधि चुनते हैं क्या कहलाता है? फर्स्ट निर्वाचन क्षेत्र, फर्स्ट सीमा, सेकंड निर्वाचन क्षेत्र, थर्ड है राज्य एंड फोर्थ है क्षेत्र। करेक्ट आंसर सेकंड हो जाएगा फ्रेंड, निर्वाचन क्षेत्र कहलाता है। ओके, आगे देखते हैं फ्रेंड, लोकतंत्र में चुनावों के संबंध में निम्नलिखित 2 कथन पर विचार कीजिए और सही। तो फर्स्ट है, इसमें प्रतिनिधित्व, लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधियों को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून का नियम बनाते हैं। तो ये करेक्ट है। बी है, सरकारें नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती हैं, ये भी करेक्ट है। तो ए एंड बी इसमें दोनों राइट हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड, लोकसभा के लिए कितने सदस्य मनोनीत हो सकते हैं? तो ए है 1 भी नहीं, बी है 2, सी है 4 एंड डी है 12। तो लोकसभा के लिए जो सदस्य मनोनीत होते हैं वो 1 भी नहीं। राइट आंसर ए हो जाएगा। 17, 19, 23 में क्वेश्चन पूछा गया है। भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण संस्था कौन है? तो संसद है। प्रधानमंत्री व उसका मंत्रिपरिषद, राष्ट्रपति या न्यायपालिका। तो भारत की सर्वोच्च कानून निर्माण की संस्था संसद है। राइट आंसर ए हो जाएगा। भारत में प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? तो 1951 से 1952 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 1952 से 2019 तक भारतीय संसद में निम्नलिखित में से किनके लिए आरक्षण था? तो अनुसूचित जाति के लिए था, और बी है एंग्लो भारतीय समुदाय, एंड सी है महिलाएं, एंड डी है अनुसूचित जाति। तो ए, बी और डी राइट आंसर हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर सी होगा फ्रेंड।
लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? तो लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया जो होता है प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान में कौन सी लोकसभा है? तो 18वीं लोकसभा चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा के प्रत्येक सत्र का प्रथम घंटा किससे शुरू होता है? तो प्रश्नकाल से शुरू होता है। भारत की संसद में राज्यसभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? यह विघटन के अधीन है, तो ये गलत है। सेकंड है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष, राज्यसभा जो है विघटन के अधीन नहीं है, तो ये करेक्ट है। ओके। और सेकंड है, इसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, तो इसका कार्यकाल नहीं होता है, इसके सदस्यों का कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष तक का होता है, 6 वर्ष तक का होता है, ना कि 5 वर्ष तक का होता है, तो ये गलत है। इसके 1/3 सदस्य जो होते हैं हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं, तो ये भी करेक्ट है। एंड फोर्थ, इसके सदस्य की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होती है, तो इसके सदस्य की आयु जो होती है 30 वर्ष होती है। ओके, तो इसमें पहला और तीसरा करेक्ट हो जाएगा फ्रेंड, तो राइट आंसर थर्ड हो जाएगा। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन दी ब्लैंक्स को संसद का उच्च सदन कहा जाता है? तो राज्यसभा को जो है संसद का उच्च सदन कहा जाता है। ओके, करेक्ट आंसर डी हो जाएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स।